तो आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो का प्रॉपर ब्रेकडाउन और इसको हम कैसे मोग्राफ टूल के इस्तेमाल से कर सकते हैं ये मैं प्रॉपर डिस्कशन करके बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें से मोग्राफ टूल में फ्रैक्चर और वोरोनाई का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत इजी वे था। तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन अगर नोटिस करने वाली बात इसमें कि बॉटल एक रोटेशन हो रही है। अगर अच्छे से देखोगे तो बॉटल शायद 4 to 5 टाइम्स रोटेट होता है पूरे अपने एक लूप एनिमेशन कवर करने के लिए। और फिर सेकंड पॉइंट अगर हम नोट करते हैं तो इसमें जो बॉटल है वो 3 पार्ट में स्लाइस होता है और फिर इसके बाद आता है जो लेमन का जो स्लाइस है वो पॉप आउट होता है। वो नॉर्मली हम एक प्लेन इफेक्टर करके कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे फ्रैक्चर टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा यहाँ पे तीनों पॉइंट कवर हो गया है कि हमें क्या क्या करना है। और फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें चाहिए मॉडल्स और मेरे पास ऑलरेडी मॉडल है। ओके, मेरा जो रेफरेंस है यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो रेफरेंस है 9:16 और मैंने पहले भी बताया था कि 9:16 का अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सिनेमा 4D में हम उसको 1:1 का रेशियो में सेट करेंगे। 1:1 का रेशियो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 1920 का 1920। सिनेमा 4D में एक इशू क्या होती है कि जब हम अगर इसको 9:16 में रेशियो में सेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट में डिस्टॉर्शन फील आती है। वैसे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1:1 का रेशियो मैं पहले यहाँ पे कैमरा ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा कैमरा लेने से। तो यहाँ से हम कैमरा लेते हैं, कैमरा लिया, कैमरा ऑन कर दिया यहाँ पे और यहाँ से मैं कैमरे को रीसेट कर देता हूँ इसकी सारी वैल्यूज 0 पे। ओके, और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं, कैमरा देखिए सेंटर पे, कैमरा थोड़ा पीछे करते हैं यहाँ से। ओके, तो मेरा कैमरा एक सेट हो गया कि प्रॉपर सेंट्रिक पे सेट है। अब ये 1:1 है इसलिए मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, चाहे मैं इसको सामने लाऊं पीछे लाऊं उतना डिस्टॉर्शन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एक करता हूँ, इस कैमरे को मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक करने के राइट क्लिक करके रेंडर और रिगिंग और प्रोटेक्शन, ये करने से कैमरा में मूवमेंट सब चीज़ लॉक हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब मेरा कैमरा अब हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो लॉक करने के लिए प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और अब आते हैं हम जो आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टॉर्शन कैसे आती है। अब मैं इसको 9:16 के रेशियो में करता हूँ, जैसे अभी 1:1 है, इसको कर देते हैं 1080। 9:16 का रेशियो हो गया, सॉरी ओके हो गया। अब देखेंगे तो देखो डिस्टॉर्शन कैसे आ रही है, दिख रहा है। तो इसी की बात कर रहा था क्योंकि सिनेमा 4D में इशू आने वाली है कि अगर हम 9:16 करते हैं तो ऐसे डिस्टॉर्शन दिखेगा। और फिर अगर आप कैमरा ट्रैक करके ले आए या कोई कैमरा सेट कर चुके हैं प्रॉपरली, वैसे सीन को सेटिंग कर चुके हैं, तो इशू आएगी, फिर आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि भाई 9:16 आप ना ही करो, ये बेस्ट है। और तो फिर हम इसको 1:1 में वापस सेट करते हैं 1920। और लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने एक चीज़ और बताया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फ्रेम 9:16 में कैसे दिखेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, सिनेमा 4D में तो है ही वैसे सॉल्यूशन। तो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ फोरग्राउंड, यहाँ से मटेरियल लेते हैं, ड्रैग किए, यहाँ से लुमिनेंस ऑन करते हैं और यहाँ से मेरे पास एक टेक्सचर है, मार्जिन टेक्सचर, ये ओके नाइस। और इसको हम ब्लैक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक एरिया है उसके बीच का जो सेक्शन है वो उतना ही मेरा रेंडर रीजन रहेगा, मतलब मेरा कंपोजिशन या एक्सपोर्ट पे उतना ही सेक्शन आने वाला है। और बाकी जो इतना सेक्शन है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट है, हल्का सेमी ट्रांसपेरेंट जैसे, उसको भी हम कॉन्फ़िगर बैक सेट और ब्लैक। तो प्रॉपर हमारा बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेट किया हमारा प्रोजेक्ट फाइल कि कैसे होना है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए अब लाते हैं हमारा बॉटल जो है, मैंने बॉटल यहाँ पे ले आया, लेकिन नोटिस करेंगे बॉटल बहुत छोटा है, और इसका स्केलिंग 100 है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने किसी और सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किया था सारे मॉडल्स, तो उसकी स्केलिंग और इसकी स्केलिंग जो सिनेमा 4D की बहुत अलग अलग होती है, यूनिट साइज़ अलग होते हैं, तो हमको उसके हिसाब से करना पड़ता है। और सिनेमा 4D में करने के सबसे ईजी तरीका होता है कि कोई एक यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लो। अब अगर जो भी हमारा जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो इसके साइज़ के बराबर रहेगा, तो जो जितना इसका इंफॉर्मेशन है सिनेमा 4D का, चाहे उसकी
वैल्यू हो गया, इंटेंसिटी हम या जो भी फैक्टर अप्लाई करते हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इस साइज़ के अकॉर्डिंग सेट है। तो मेरा अगर बॉटल छोटा हो गया तो जो इफेक्टर की जो वैल्यू है ना वो भी इस पे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको साइज़ को बड़ा करते हैं और इसको हम 1 सेट करते हैं और इसे 0। अब हम यहाँ से मैनुअली स्केल कर लेते हैं। ओके नाइस। हमारा बॉटम तो ऐसा होना चाहिए था। हम कहाँ है भाई? ठीक है, इसको मैं बॉटल का टेक्सचर थोड़ा सा ओके। तो मैंने बॉटल यहाँ पे ले आया है और ऐसे ही और भी जो मॉडल्स हैं हम उसको ला सकते हैं। तो पहले हम बॉटल का करते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा था कि बॉटल का रोटेशन बनाना। और मेरा हमेशा का एक रूल रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लो ना उसको सबसे पहले ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग करने के लिए आप ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ऑल्ट जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा बॉटल सेंट्रिक पे है तो वैसे भी कोई भी चीज़ हम लेते हैं सिनेमोनिक के अंदर वो सेंट्रिक आता है, मतलब उसकी सारी वैल्यू 0 0 0 रहेगी, स्केलिंग 1 रहेगी। लेकिन अगर मेरा बॉटल कहीं और पोजीशन पे है, एक और किसी वैल्यू पे है, तो वो मैं कुछ भी लाऊंगा फिर उसको एडजस्ट करूंगा, थोड़ा एक्सेस का इशू जाएगा, बहुत प्रॉब्लम जाएगी। उससे बेस्ट होती है कि ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो ग्रुपिंग वहीं पे जाएगी जहाँ पे आपका बॉटल है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ गया। नहीं तो ये एक और है ऑप्शन करने का, इसको मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ वापस। ऑल्ट प्रेस करके ये क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो नल है इसको क्लिक करते तो आ गया। इसके नाम देते हैं बॉटल ग्रुप। ओके, तो मेरा एक ग्रुपिंग हो गया। अब हम करते हैं मोग्राफ के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले मोग्राफ टूल को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्लिक किए, इसको मेरा यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैं लेता हूँ इफेक्टर्स, इसको भी यहाँ पे ले आया। ओके नाइस। तो ये मेरा मोग्राफ टूल का पूरा डॉक इधर आ चुका है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं फ्रैक्चर लूँगा। फ्रैक्चर मुझे उसी पोजीशन पे लेना है जिस पोजीशन पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे फ्रैक्चर क्लिक किया तो फिर मेरा फ्रैक्चर वहाँ पे आ गया। अब हमारा था कि हमें रोटेशन करना है किसके जैसे, ये देखेंगे। ओ ठीक है, तो इसके जैसे रोटेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा प्लेन इफेक्टर। प्लेन इफेक्टर में देखिए थोड़ा पोजीशन मतलब डिस्प्लेस हो गया है क्योंकि पैरामीटर पे कुछ वैल्यू था। अब हमें पैरामीटर से वैल्यू हटा के रोटेशन पे वैल्यू देना है। और रोटेशन कौन से एक्सिस में? ये एक्स एक्सिस है शायद। ओके, एक्स एक्सिस। अब मुझे करना है इधर। ठीक है, मैंने इसको -360 कर दिया। ओके, अब देख सकते हैं मैं कर सकता हूँ। तथा अगर हम गौर से देखेंगे कि रोटेशन कितनी बार हो रही है और कितने बार हमें इसको लूप में सेट कर सकते हैं, मतलब यही हमारा मेन पॉइंट है। तो करने के लिए यहाँ से जाते हैं, ये हमारा हुआ एक पॉइंट, ये वो पहला पॉइंट रोटेशन करते हैं। यहाँ से की किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ। कितने सेकंड पे हो रहा है नोटिस करेंगे। यहाँ पे हमारा होता है पहला पॉइंट हो रहा है कि ओके 2 सेकंड में एक रोटेशन कवर कर रहा है। वो करने के लिए 2 सेकंड मतलब मेरा अभी है 30 FPS की सेटिंग था, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 30 FPS है। तो 2 सेकंड मतलब 30 60 में मेरा हो रहा है 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। वापस देखते हैं, 1 2, ठीक है। तो हम जाते हैं 60 में 1 रोटेशन कंप्लीट। ओके, मतलब 100 कंप्लीट हो गया। इसको और आगे कर देते हैं, हम इसको 150 कर देते हैं अभी के लिए। पहला रोटेशन हुआ था 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे, 3 4 5 सेकेंड पे दूसरा रोटेशन हुआ था और ये होता है 8 सेकेंड पे तीसरा रोटेशन होता है। देख सकते हैं कि मेरा एक एनिमेशन हो गया। ओके, तो मैंने एक नॉर्मल एक बेसिक स्टार्ट किया। अब हम इसको ग्राफ से करेंगे कि कहाँ पे मुझे स्पीड चाहिए और कहाँ पे नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसका नेमिंग करने वाले हैं रोटेशन। ये कौन सा रोटेशन दे रहा है? H, हॉरिजॉन्टल रोटेशन। तो हम इसको करते हैं H रोटेशन।
ठीक है, इसका नेमिंग हो गया मेरा फ्रैक्चर का। और ग्राफ करने के लिए हमको ग्राफ को समझना होता है कि कहाँ पे कैसे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे वापस मैं रेफरेंस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे यहाँ स्लो है ओ, तो देखेंगे कि पहला रोटेशन जब होता है स्लो होता है, दूसरा जो रोटेशन है ये स्पीड से होता है, और तीसरा वाला है वो स्लो डाउन होता है। हो गया, और फिर तीसरा वाला हमारा स्लो डाउन हुआ और फिर स्लो होता है, और चौथा से पांचवा जाने में फिर स्पीड अप होता है। तो वैसा करने के लिए मैं यहाँ से ग्राफ ओपन करता हूँ, ग्राफ यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये ओपन किए और मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रखता हूँ, ये हो गया। और यहाँ से हम ले सकते हैं इसको ऐसा। तो पहला हमारा स्टार्टिंग था थोड़ा स्लो होता है, तो हमारे स्लो हो गया, और यहाँ से हमारी स्पीड अप पकड़ता है और फिर यहाँ पे स्लो हो जाता है। स्लो होना मतलब हमारा हो गया ऐसा, तो हमारे इसको ऐसा करेंगे और ये स्लो, तो हमारा होगा स्लो हुआ, और फिर यहाँ से ये स्पीड पकड़ता है। मुझे लगता है मुझे एक और रोटेशन देना पड़ेगा इसको, 400 की रोटेशन देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा फास्ट वर्क करे। नाइस, ओके डन। तो मैंने ग्राफ एक अच्छे वे से कर लिया है, मेरे हिसाब से तो हो गया। आप और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जाने के पहले हम पहला पॉइंट तो कंप्लीट कर लें। तो पहला पॉइंट में हम चलते हैं, यहाँ पे हल्का से बॉटल टिल्टेड है, और टिल्टेड कैसे करें ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई अलग प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे अगर सोचेंगे कि आप अलग से प्लेन लेंगे और इसको रोटेशन कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो हो जाएगा। हो गया। तो हमने क्या किया, हमने टिल्टेड रोटेशन किया, क्योंकि इसका दो तरीका करने का, या तो आप इसके अंदर जाके बॉटल को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप अलग से प्लेन इफेक्टर ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। तो इसको प्लेन टिल्ट ठीक, जितना हमें टिल्ट करना है उतना हम ले सकते हैं। वैसे ही ये मेरा गलती से हुआ है क्योंकि मैं करने वाला था इसको, लेकिन मैंने एक प्लेन इफेक्टर में टिल्ट जो हमका रोटेशन में किया वो हो गया। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं मैंने एक प्रॉपर वे से कर दिया है, वो भी सिंपल प्लेन इफेक्टर डाल के। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की स्लाइस की, जो पॉइंट नंबर 2 था जिसमें हम स्लाइस होता है। अब स्लाइस कैसे करें, क्योंकि हमें मॉडल को काटना पड़ेगा। बाकी सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं पता, लेकिन सिनेमा 4D में हमको कटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक और वोरेनाई फ्रैक्चर नाम का टूल है, क्योंकि सिनेमा 4D यार मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि इजी पड़ता है हमें इस पर काम करने। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नया चीज़ करके। यहाँ से क्या, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक सिलेंडर ले लिया, अगर इसको मुझे तोड़ना है तो मैं यहाँ से स्लाइस नहीं करने वाला, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्लाइस। मुझे मॉडल का जो एक्चुअल मॉडल का जो शेप है मुझे एज इट इज़ चाहिए, विदाउट कटिंग एनी टाइप्स ऑफ एजेस। तो हमारे पास वोरोनाई फ्रैक्चर है उसके लिए। तो वो करने के लिए हम करते हैं वोरोनाई, ऑल्ट प्रेस करेंगे वोरोनाई फ्रैक्चर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर का जो बॉक्सेस टाइप दिख रहे हैं, मतलब प्रेग्नेंट दिख रहे हैं, वो और कुछ नहीं, ये इसके कट्स हैं जो वोरोनाई फ्रैक्चर डिफ़ॉल्ट अपना करता है। और ऐसे ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसको आप इंक्रीज करके उसका फ्रैक्चर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि इसको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किसका कटिंग है। देख सकते हैं मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिनली एज इट इज़ है, लेकिन वोरोनाई फ्रैक्चर के कारण हमारा ऑब्जेक्ट का पीसेस दिख रहा है, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यही तरीका हम अपनाने वाले हैं अपने वाले वीडियो पे। अब हमारा एक मेन प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, देखिए हमको तो स्लाइस चाहिए, तो स्लाइस करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो करते हैं हम कैसे, यहाँ पे मैट्रिक्स। ये वापस हमारे एक मोग्राफ टूल है, हम मैट्रिक्स लिए। मैट्रिक्स एक क्लोनर जैसे ही सारे ऑप्शंस देता है और हम उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। मेनली मैट्रिक्स एक पार्टिकल वे से ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन हम इस पर उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मैंने मैट्रिक्स पे लिया लीनियर 3 पॉइंट लिया और इसके साइजेस बढ़ा के देखते हैं कैसा होता है हमारा। यहाँ से होगा क्या साइज, ओके नाइस, यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं 5.5 ओके। कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैपिंग है ना, हम ऐसा करते हैं ऐसे।
अब हमारे वोरोनोई फ्रैक्चर में जो हमारा सोर्स था हम उसको चेंज करने वाले हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट सोर्स था उसको हम करके मैट्रिक्स करते हैं। अब देख सकते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से ये कटिंग कर लिया। मैट्रिक्स में जितना गैपिंग है उतना गैपिंग इसमें हो रहा है, तो हम मैट्रिक्स का गैपिंग थोड़ा कम करते हैं ताकि हमारी ओके। और एक और प्रॉब्लम था, हमने ये ऑन करके रखा था, इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का हम जितना करेंगे उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो मैंने वोरोनोई फ्रैक्चर कैसे वर्क करता है ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने बॉटल के साथ। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाते हैं। बॉटल पहले हम ये सब ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिया। अभी नोटिस किया कितना ईजी था ये, कि अब मुझे वापस इसको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ इफेक्टर ऑफ किया और मैं बॉटल को रिसेट अपने वैल्यू पे पा गया। इसी कारण मुझे बहुत पसंद है ये सिनेमा 4D, जिसमें मैं इतना फ्लेक्सिबिलिटी से वर्क कर सकता हूँ। तो हम बॉटल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्या वोरोनोई बॉटल आ गया ऑफ किए। मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स को हम करते हैं लीनियर, यहाँ से निकालें और मुझे 3 पॉइंट चाहिए थे, मैंने कर दिया। और वोरोनोई फ्रैक्चर इसको यहाँ ले आते हैं अंदर, या चलो बाहर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मैं अंदर रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ गए और यहाँ सोर्स अप्लाई किया और इसको ऑफ कर देते हैं। ये अब यहाँ पे डिस्टेंस कम लग रहा है, सॉरी मैं ग्रेड ऑफ करता हूँ यहाँ से ग्रेड, और इसको सिंगल व्यू करता हूँ। अब हमें मैट्रिक्स में जो साइजिंग था मैंने पिछले में किया था वैसे साइजिंग करते हैं। जैसे मैं 6 कर दिया और हम इसको ऐसे करते हैं ताकि प्रॉपर पार्ट में डिवाइड हो सके। और इसको भी यहाँ ऑफ कर देते हैं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स। और एक चीज़ अच्छी बताने वाला हूँ, मैट्रिक्स रेंडर नहीं होता, मतलब आप इसको रेंडर प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स में कभी कोई कैलकुलेशन नहीं जाएगी एक। तो मैंने यहाँ फ्रैक्चर ऑन किया और अपना टिल्ट। अब देख सकते हैं कि मेरा फ्रैक्चर भी अप्लाई हो गया, वोरोनोई फ्रैक्चर भी अप्लाई हो गया, लेकिन मेरे एनिमेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अब मुझे चाहिए कि जब ये रोटेशन यहाँ पे हो तो अपना जो ब्रेकआउट होता है, जो 3 पार्ट में स्लाइस होता है वो हो। जैसे इसमें रेफरेंस में देखेंगे कि जब यहाँ पे ये 2 सेकेंड होते ही वो स्लाइस होके ऊपर जाता है, तो वो चीज़ करने के लिए मैं वोरोनोई फ्रैक्चर को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे हम एक इफेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, वोरोनोई क्लिक करके मैंने यहाँ पे सॉरी इफेक्टर वोरोनोई मार चुका और हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा जितना हमें चाहिए और इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके हम कर सकते हैं। तो देखिए ये भी सिंपल था, हमें ब्रेक करना था, ब्रेक भी हो गया। मेरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ अपने शेप पे है, लेकिन मेरा जो वोरोनोई फ्रैक्चर है उसको ब्रेक अपार्ट करके मुझे शो कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं पुश अपार्ट, हम इसको करते हैं पुश अपार्ट। चलो हम इसको नेमिंग में रखते हैं। जैसे ये यहाँ पे गया, मेरा ये स्टैंड बढ़ाता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, कर दिया, ये हुआ। और ये घूमते हुए फिर हाँ ये वापस 0। अब हमें थोड़ा से रेंडमनेस देना है, या फिर हम उसमें जो रोटेशन है उसको देख सकते हैं आप रेफरेंस में, थोड़े सबके अलग अलग हैं। ये करने के लिए मैं 2 टाइप का इफेक्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहला तो ये कि इसमें एक रैंडम इफेक्टर डाल सकता हूँ, जैसे मैंने रैंडम लिया। याद रखिए जो भी इफेक्टर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम उस मूव ग्राफ टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इफेक्टर लेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर चले जाएगा। अगर ये मिस हो जाता तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया। अभी वो रैंडम इफेक्टर में जाते हैं, हम यहाँ से रोटेशन वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कि हम वापस यहाँ पे जाके स्टेप वाला ले सकते हैं, जहाँ से मैं स्केल ऑफ करता हूँ, रोटेशन ऑन की, थोड़ा ज़्यादा हो गया, जाते हैं। तो दोनों से ऑलमोस्ट वैसा वर्क हो रहा है। आपको जो बेटर लगता है आप कर सकते हैं, और सेम करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको टूल्स का यूज़ बताने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके हम ऐसा आउटपुट ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैंडम ले लिया था, तो मैं रैंडम लेता हूँ। पुश अपार्ट में भी थोड़ी बहुत अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें पुश अपार्ट के साथ ही रैंडम का भी वैल्यू वो करना है चाहिए, तो हम यहाँ पे रैंडम को सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जब कवर हो रहे हैं
0। ओके, अगर आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया तो आप थोड़े बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको जैसा आपको चाहिए, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ्रैक्चर का जो कलराइज है वो ऑन था, तो मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, ये तो मेरा एक्चुअल टेक्सचर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्सचर मेंटेन है और मेरा एनिमेशन भी हो गया कि मेरा ऑब्जेक्ट को मुझे कहीं भी मैनुअली ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मेरा सारा अपने मोग्राफ टूल के जो फैक्टर्स हैं और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ज़रिए हो गया। तो अब हम इस पे इंटरनल पार्ट में कोई टेक्सचर करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे वाटर का था, रेफरेंस में देखेंगे, जैसे कि वाटर का जो टेक्सचर दिख रहा है वो चलाएंगे। ब्रेक एक्चुअल में हुआ नहीं कि हम कोई मेश सेलेक्ट कर सकते हैं या फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन वोरोनाई के पास है। तो ये दिखा दो, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शंस, यहाँ पे लेंगे इनसाइड फेसेस, तो ये हमें यहाँ पे सिलेक्शंस मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोई मटेरियल लेंगे, जैसे मैं इसको ब्लू कलर का मटेरियल लेता हूँ अभी के लिए, आप बाद में रेंडरिंग में अलग से ले सकते हैं। यहाँ करके मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद ऑल ओवर अप्लाई हो गया, क्योंकि इसको चाहिए सिलेक्शंस। सिलेक्शंस के लिए हम यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ये जो सिलेक्शन था हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो हमारा ये हो गया। और डिटेलिंग चाहिए तो हम यहाँ पे फ्रैक्चर में जाके यहाँ पे आएगा डिटेलिंग, और देख सकते हैं थोड़े बहुत हमारा वो दिख रहा है, और ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो अब तक हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया है, जैसे कि पहला था कि हमें इसको रोटेशन देना है और दूसरा था कि इसको ब्रेकआउट करना है। अब बारी आती है हमारे तीसरे पॉइंट की, जिसमें हमें लेमन स्लाइसेस को उसके आसपास रोटेट करते हुए लाना है। हम मॉडल यहाँ से ले लेते हैं, लेमन स्लाइस, और ले कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किया, अब हम इसका भी साइजिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 100 है और यहाँ पे भी अलग वैल्यू था, हम दोनों को वैल्यू को रिसेट करते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं 1 1 1 0 0 0, ठीक है। और इनकी साइजेस को हम मैनुअली स्केल कर सकते हैं सिनेमोफोडी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कर लिया। और फुल लेमन का भी साइज बहुत छोटा था जी, ओके सॉरी, ओके, ठीक है। तो मेरे पास लेमन स्लाइस और दोनों हो गया, मुझे यहाँ पे इनको इसके अंदर रखना है। ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फ्रैक्चर के अंदर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। कहाँ पे करना है हमें? यहाँ पे, इस एरिया। तो हम यहाँ पे जो मेरा फ्रैक्चर का है यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और ऑफ करते हैं यहाँ से। तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं लेमन को जहाँ चाहे वहाँ पे, ठीक है। अब ग्रुप ऑन करते हैं, अब देखेंगे तो मेरा लेमन भी उसके साथ वो करा है। तो मैंने इसके अंदर इसलिए रखा ताकि रोटेशन सबका एक जैसा हो, क्योंकि ग्रुप के अंदर का इफेक्ट कर रहा है। तो फ्रैक्चर अपने ग्रुप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के उसमें वर्क कर रहा है। तो अब मैं इस पर करने वाला हूँ कि इन सबको हमको पॉप आउट करना है। मतलब जैसे देखेंगे यहाँ पे जब ये आता है तो यहाँ पे ये लोग इनकी स्केलिंग 0 होती है और फिर ये 1 की वैल्यू में चले जाती है। तो वो करने के लिए हमें भी इसको वापस फ्रैक्चर में डालना पड़ेगा। तो फ्रैक्चर लाने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एक फ्रैक्चर लेता हूँ विदाउट टचिंग एनीथिंग। यहाँ पे क्लिक किए, ओके डन, और वापस हम इसको लाते हैं, इसका नाम होता है फ्रैक्चर लेमन, ओके। और फिर इसको मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ, और ये मैंने इसलिए किया था। अब एक चीज़ करते हैं कि वोरोनाई का जितने इफेक्टर्स हैं वोरोनाई के पास ले आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाता है इफेक्टर्स, क्या कीजिए पुश अपार्ट रैंडम और इफेक्ट, ये ऑफ करते हैं यहाँ से, पुश अपार्ट स्टेप, इसको हम यहाँ पे लाते हैं ताकि जो वोरोनाई के इफेक्टर्स हैं उसके ऊपर है और इसके इफेक्टर इसके ऊपर रहेंगे, ताकि मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ पे ये टिल्ट है तो ये इसका है उसके ऊपर है। अब हम इस पर स्केलिंग और स्केल डाउन दोनों करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा यहाँ पे घूमता है तो हमारा जो लेमन है उसके 0 से स्केल 1 पे चला जाता है। तो हम पॉइंट यहाँ पे प्लेन लेते हैं, इसका नाम देते हैं स्केल कंट्रोल, ठीक है। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्चर लेमन का हमारा इफेक्टर है। अब हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेते हैं -1। हम इसको ऑफ करते हैं क्योंकि इसके कारण थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। तो -1 स्केल पे हम इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं और ये नाइस। तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब इसमें मुझे थोड़े बहुत रोटेशन चाहिए लेमन पे, वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्चर वापस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम थोड़े से टाइम ले सकते हैं, टाइम इफेक्टर, और थोड़े बहुत वैल्यू देते हैं,
तो फाइनली मेरा ये हो गया। अब हम इसमें वोरोनाई जो है हमारा वो ऑन करते हैं। वोरोनाई में मेरा एक इशू जा रहा था, हैंग जो हो रहा था इसके कारण, क्योंकि मैंने डिटेलिंग ऑन रखी थी, वो ऑफ करते हैं अभी के लिए, क्योंकि डिटेलिंग नॉर्मली हम रेंडर के टाइम ऑन करते हैं, बाकी टाइम नहीं। तो ऑफ करते हैं, हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा से इसको स्मूथ करते हैं। हम यहाँ पे जा सकते हैं, राइट क्लिक, शो ग्राफ, तो हमको सिर्फ उसी का ग्राफ शो करेगा। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। तो फाइनली मैंने ये वाला ट्यूटोरियल अपने मूव ग्राफ टूल का इस्तेमाल कर कंप्लीट कर लिया है। और इसको बनाना कोई मेजर बात नहीं थी, मैं तो समझ लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है। और आपको मैंने जो तरीका बताया है शायद आपको ईजी लग सकता है, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट क्या है ना, कि जब क्लाइंट हमें मल्टीपल चेंजेस देंगे तो हमें बार बार हमें एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि मॉडल चेंज करना है, मॉडल अगर ले लेता हूँ यहाँ पे किया, और इस मॉडल को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। जैसे वो मैन्युफैक्चर में वाटर रखा था, उस जगह चेंज करता हूँ, मेरा हो गया। तो इजी वे से हम आराम से चेंजेस कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट हमें बोलता है कि चलो यार चेंजेस करते हैं, क्योंकि क्लाइंट का चेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते, तो आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, आपको भी शायद मेरा ये वर्क अच्छा लगा होगा और आप इसको सीख सकते हैं अच्छे से। जल्दी से जल्दी सीखिए और मुझे कमेंट पे भी बताइए कि आपको कैसा लगता है। और अगर आपको कुछ भी नया चीज़ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।